नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने स्टाम्प पेपर बेच-बेचकर 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर डाला और इस घोटाले में उसने शरद पवार और छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं का भी नाम लिया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करते हैं भारत में हुए कुछ प्रमुख घोटालों की। नीरव मोदी 11,000 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, हर्षद मेहता 5,000 करोड़ जैसे प्रमुख घोटाले हमें याद आते हैं। अच्छा, हर्षद मेहता घोटाला जो है इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको देखना है तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के प्रमुख घोटाले हमें याद आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वह था 30,000 करोड़ का। तो आप अंतर साफ देख सकते हैं कि यह घोटाला कितना बड़ा था और इस घोटाले को करने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी जो स्टाम्प पेपर स्कैम के जरिए 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डालता है। तो इस पूरे घोटाले को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी, इसका जन्म होता है 1961 में खानापुर, जो कि बेलगांव कर्नाटक में आता है। इसके पिता रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। अब जब यह छोटा होता है तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके पिता की मौत के बाद परिवार का खर्च और उत्तरदायित्व तो इसके ऊपर आ जाता है और यह दोनों भाई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर फल और सब्जियां बेचने लगते हैं। फल सब्जियां बेचने के साथ साथ यह अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। इसके बाद यह 1984 में अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी कर लेता है। अब बीकॉम की डिग्री पूरी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद यह खानापुर से मुंबई की ओर चला जाता है बेहतर नौकरी की तलाश में। अच्छा, मुंबई में इसको एक दो जगह नौकरी तो मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद इसको वहां से निकाल दिया जाता है। अंततः एक गेस्ट हाउस में जाकर इसको मैनेजर की जॉब मिलती है। मैनेजर की जॉब करते हुए यह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था शाहिदा बेगम, और इस शाहिदा बेगम नाम की लड़की से 1987 में इसकी शादी भी हो जाती है। अब 1987 में इसकी शादी के बाद इसका जो परिवार के लिए दायित्व था वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तब यह मुंबई से सीधा सऊदी अरेबिया चला जाता है पैसे कमाने। सऊदी अरेबिया जाकर यह नौकरी कर रहा होता है और ठीक ठाक पैसे कमा रहा होता है। तभी यह देखता है कि कई सारे लोग यहाँ पे ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग भारत से भी यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, पासपोर्ट वगैरह ना होने की वजह से वह यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो यह एक चीज उसके दिमाग में घर कर गई और वह इसको एक बिजनेस प्लान के तौर पे देखने लगा। अब कुछ समय यहाँ रहने के बाद, सऊदी अरेबिया में रहने के बाद, वह 1992 में मुंबई वापस आ जाता है। मुंबई वापस आता है वह उस तरीके का प्लान लेकर जो उसके दिमाग में चल रहा था। अब उस प्लान को लागू करने के लिए वह अरेबियन ट्रेवल एजेंसी नाम से अपनी एक ट्रेवल एजेंसी खोलता है। अब इस ट्रेवल एजेंसी में वह फेक पासपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को खाड़ी देशों में भेज रहा था, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह देशों में भेज रहा था। तब होता क्या है कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट के चलते लोग पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट पर। तब एयरपोर्ट पर लोग पकड़े जाते हैं तो लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट करने लगते हैं, और बहुत सारी कंप्लेंट होने के बाद इसको पुलिस 1993 में अरेस्ट कर लेती है और इसको 1 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जेल में जाकर यह एक व्यक्ति से मिलता है, राम रतन सोनी जिसका नाम होता है। यह व्यक्ति भी फर्जी स्टाम्प पेपर्स के आरोप में या गुनाह में इसको सजा मिली हुई थी। अब जब यह तेलगी राम रतन सोनी से मिलता है तब जाकर इसकी किस्मत, या फिर जो यह आगे चलकर घोटाला करने वाला था, उसकी शुरुआत यही से होती है। दोनों जब मिलते हैं, दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। तब सोनी जो है वह तेलगी को बताता है कि स्टाम्प पेपर्स विभाग बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो निगरानी है वह बिल्कुल नहीं होती है, तो इसमें हम जाकर फर्जी तरीके से इसको बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तब दोनों प्लान तैयार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जिन स्टाम्प पेपर्स की यहाँ पर बार बार चर्चा हो रही है, तो हम उनको जान लेते हैं कि स्टाम्प पेपर्स आखिर होते क्या है। तो स्टाम्प पेपर्स कुछ इस तरीके से होते हैं और यह अलग अलग मूल्य के होते हैं। 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 इस तरीके से स्टाम्प पेपर्स होते हैं, और इनकी छपाई जो है वह सरकार करती है और प्रॉपर लाइसेंस देकर वेंडरों के माध्यम से इनको बेचा जाता है। दरअसल स्टाम्प पेपर्स जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स और दूसरे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स। जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स जो होते हैं उनका उपयोग कोर्ट्स में किया जाता है न्यायिक कार्रवाइयों में, लेकिन जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स हैं उन्हीं की हम आज चर्चा करने वाले हैं। इनका यूज जमीनों की खरीद बिक्री में होता है, शपथ पत्र में होता है। इसके अलावा उस समय जो शेयर्स बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, उनमें भी इनका यूज होता था। तो शेयर मार्केट्स में भी इनका यूज होता था। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो जेल में तेलगी और सोनी दोनों फेक स्टाम्प पेपर बनाने का बिजनेस पहले ही प्लान बना चुके थे और 1994 में जाकर यह दोनों जेल से बाहर आते हैं।
जेल से बाहर आने के साथ ही यह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि जो स्टाम्प पेपर्स हैं उनको बेचने के लिए वेंडर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और वह लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता था, उसमें बहुत ज़्यादा बेटिंग चलती थी। तब तेलगी जो है अनिल गोटे नाम के व्यक्ति से मुलाकात करता है। अनिल गोटे आगे चलकर एमएलए ही बनता है, और एक व्यक्ति मुपलवार इससे ही मिलता है। जो मुपलवार था यह वेंडर लाइसेंस डिपार्टमेंट का हेड था। तो इन दोनों को खरीद कर तेलगी वेंडर लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। अब लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी और सोनी दोनों अपना बिजनेस जो है उसको शुरू करते हैं। अब ये लोग करते क्या थे कि असली स्टाम्प पेपर और नकली स्टाम्प पेपर्स दोनों को मिक्स करके बाजार में बेचा करते थे। असली स्टाम्प पेपर सरकार से खरीदते थे, और नकली जो स्टाम्प पेपर हैं दरअसल वो यूज हुए स्टाम्प पेपर्स थे, जो अलग अलग विभागों से ये लोग खरीदते थे साठ गांठ करके, और उन्हें रिसाइकिल करके यूजफुल बना के असली के साथ मिलाकर इनको एक निश्चित अनुपात में मार्केट में बेचा करते थे। तो इस तरीके से तेलगी और सोनी दोनों अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। लेकिन होता क्या है कि 1995 में जाके दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। जो तेलगी था वह इस बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने की सोच रहा था, लेकिन जो सोनी था वह रिस्क नहीं लेना चाहता था, वह सोचता था कि इसी में ठीक है। तो सोनी और तेलगी के बीच मतभेद जो था उसकी वजह से 1995 में दोनों अलग हो जाते हैं। परंतु जो तेलगी था वह यहाँ पे रुकता नहीं है और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोचता है। इसी के साथ वह मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करता है, और उस प्रिंटिंग प्रेस में ही स्टाम्पों की छपाई शुरू कर देता है। स्टाम्पों की बड़ी मात्रा में छपाई करने के बाद यह मुंबई से भी अलग अलग क्षेत्रों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। अब वह डिस्ट्रीब्यूट करता था किस तरीके से, जो गवर्नमेंट द्वारा 2 या 3% का डिस्काउंट था वह तेलगी 20 और 30% तक डिस्काउंट को देता था अन्य वेंडरों को। तो जो वेंडर्स हैं वह तेलगी से बहुत बड़ी मात्रा में स्टाम्प पेपरों को खरीदने लगे। तो इस तरीके से स्टाम्प बहुत बड़ी मात्रा में तेलगी सेल करने लगा, और उस वजह से उसका जो बिजनेस है वह नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था और वह बहुत बड़ी मात्रा में पैसे कमाने लगा। इसकी भनक पुलिस को लग जाती है और आगे चलकर इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1997 में इसकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद वह पैसे खिलाकर जैसे तैसे जेल से तो बाहर आ जाता है, लेकिन जो इसका लाइसेंस है वह कैंसिल हो जाता है। अब लाइसेंस जैसे ही इसका कैंसिल होता है तब इसको एहसास होता है कि जो नकली स्टाम्प पेपर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि वह असली लगे, तभी जाकर हमारा जो प्लान है या जो बिजनेस है वह हमें बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। अब वेंडर लाइसेंस निरस्त होने के बाद वह जो स्टाम्प पेपर्स है उसको बेच नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे तेलगी नहीं रुकता है, वह इससे भी बड़ा स्कैम और इससे बड़े लेवल पे स्कैम शुरू करता है। अभी तक जो स्टाम्प पेपर की छपाई करके वह बेच रहा था उसकी मात्रा बहुत कम थी, लेकिन आगे जाकर वह बहुत बड़े लेवल पे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में स्टाम्प पेपरों की जो सप्लाई है वह शुरू करता है, और एक स्कैम को अपने स्कैम को बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।